हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अनुसूची। आप सभी को पता है कि अनुसूचियों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे आज हम देखेंगे, इसे कैसे आसानी से याद किया जा सकता है बिना रटे हुए। तो आज का वीडियो इसी से जुड़ा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों से तात्पर्य क्या है? तो अनुसूचियों से तात्पर्य यह है कि जब भी संविधान में कोई भी पॉइंट अगर लिस्टिंग किया गया है, उनको अनुसूचियों में जगह दी गई है। और जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसे कहते हैं मूल संविधान। और अगर बात करें कि जब संविधान बन के तैयार हुआ यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और बाद में इसमें क्रमिक रूप से इनकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ये 12 हो चुकी हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी है? तो 12 हो चुकी हैं। अब इसमें क्या आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत है? मुझे लगता है आपको याद हो चुका होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 है। बाद में 4 ऐड की गई संविधान संशोधन के माध्यम से। और हम इन 12 अनुसूचियों का अध्ययन करने वाले हैं। अब याद करने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि मेरा मकसद आपको याद कराना है, तो पहले हम जो मूल संविधान में 8 थी उन्हें याद करेंगे और फिर बाद में जो संविधान संशोधन से 4 जोड़ी गई है ना, उनको याद करेंगे। और इनमें जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैं ट्रिक का इस्तेमाल भी कर लूँगी। अच्छा, ट्रिक क्या है? तो जब हम किसी चीज़ को रिलेट करके याद करते हैं ना, उसे ही हम ट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर ज़रूरत होगी उस चीज़ को मैं आपको रिलेट करके याद करवा दूँगी। और आपको क्या करना है? आपको पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से देखना है और सारी बातों को ध्यान से समझते चलना है। तो हम पहले 8 अनुसूचियों के बारे में देखने वाले हैं। पहले है प्रथम अनुसूची। अब प्रथम अनुसूची हो, प्रथम भाग ले लीजिए या फिर प्रथम अनुच्छेद हो, सब में भारत, भारत के राज्य और भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो आपको पता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। अब इनकी जो लिस्ट है वो प्रथम अनुसूची में आपको देखने को मिलेगी। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? भारत के जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जो लिस्ट है वो कहाँ है? प्रथम अनुसूची में है। और क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाएगा कि भारत में अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है तो किस अनुसूची में बदलाव आएगा? तो सिंपल सी बात है, जिस अनुसूची में राज्यों का जिक्र है उसी में बदलाव आएगा, तो प्रथम अनुसूची में बदलाव आएगा। तो अनुसूची के साथ साथ यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो प्रथम अनुसूची से आप याद रखें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो लिस्ट है वो कहाँ आपको मिलेगी? वो प्रथम अनुसूची में मिलेगी। ठीक है, इसके बाद है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख है, जैसे कि राष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके अलावा जो न्यायाधीश हैं, इन सब के वेतन का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दूसरी अनुसूची में मिलता है। एक चीज़ याद रखें कि मैंने यहाँ पर उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया है, उपराष्ट्रपति के वेतन का, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाता है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होता है और उसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। ठीक है, तो जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें है? दूसरी अनुसूची में है। फिर है तीसरी अनुसूची। इसमें क्या है? इसमें है शपथ। इसे कैसे याद रखें? तो मान लीजिए आपको क्या चाहिए? जॉब चाहिए। और आपसे अगर कोई बोले कि चलिए आपको हम जॉब देते हैं, तो आपको अगर कोई बोलता है कि चलिए जॉब देते हैं, तो आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? कि कितना वेतन देंगे, कितनी सैलरी देंगे, यही आएगा ना। पहला विचार आएगा कि कितना वेतन देंगे और फिर हम नौकरी करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर आपको रिलेट करना है कि पहले संवैधानिक अधिकारी वेतन लेंगे और उसके बाद फिर शपथ लेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? वेतन लेंगे। तो हमने देखा कि पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में तो हमारे जो भारत के जो भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका वर्णन है। दूसरी में क्या है? दूसरी में पहले हम वेतन लेंगे और वेतन के बाद फिर हम शपथ लेंगे। ठीक है, दूसरी में वेतन का उल्लेख है, जो भी विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख है। और तीसरी में शपथ का उल्लेख है।
तो इस तरह से आप रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है याद करने का कि शपथ में कितने वर्ड हैं, तो 3 है, सा, प और थ, ये कितने 3 वर्ड हैं और इसे तीसरी अनुसूची से आप रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए। तो आपको याद हो गया होगा कि पहले में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लिस्टिंग है, दूसरे में वेतन है, तीसरी में शपथ का प्रावधान है। इसके बाद फिर है चौथी अनुसूची, यहाँ राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। सीटों से आवंटन का क्या तात्पर्य है, तो कितनी सीटें राज्य से होंगी, कितनी केंद्र से होंगी, इसका आवंटन किया गया है चौथी अनुसूची में। अब यहाँ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। क्वेश्चन क्या था कि राज्यसभा में केवल राज्यों से सदस्य चुनकर आते हैं, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से चुनकर आते हैं। 2 स्टेटमेंट हैं और इनमें से कौन सा सत्य है ये पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा कि दोनों से चुनकर आते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य की विधानसभा करती है और पुदुचेरी और दिल्ली ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि विधानसभा ही राज्यसभा में सदस्य भेजते हैं। तो याद रखें कि राज्यसभा में जो सीटें तय की गई हैं कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, इसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। ठीक है, इसके बाद फिर है 5वीं अनुसूची। 5वीं में क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है 5वीं में, और इनके लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। इसका उल्लेख किसमें है, 5वीं अनुसूची में है। फिर देखते हैं 6वीं में क्या है, तो 6वीं अनुसूची में केवल जनजाति का उल्लेख है और विशेष रूप से 4 राज्यों में। कौन कौन से हैं वो 4 राज्य, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इन्हें कैसे याद रखा जाए, तो ये मैप देखें आप, ये है असम, उसके नीचे ये हो गया मेघालय और फिर ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम। इन्हीं 4 राज्यों की जनजाति के लिए विशेष प्रशासन का उल्लेख मिलता है और इनकी एक ट्रिक भी है, ATMM। ए से हो जाएगा आपका असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम और दूसरे एम से हो जाएगा मेघालय। तो ATMM एक ये कोड है या ट्रिक है, जो भी आप समझें, इसे याद कर लीजिए। इससे आपको इन 4 राज्यों के नाम याद रहेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन 4 राज्यों के नाम से पूछा जाता है, तो ये आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर रखें कि 5वीं में अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन का वर्णन है कि इनके लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। और 6वीं में क्या है, तो 6वीं में केवल जनजाति का उल्लेख है। ठीक है, 5वीं में हमने देखा अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के प्रशासन का वर्णन है, लेकिन 6वीं अनुसूची में केवल जनजाति का उल्लेख है और विशेष रूप से 4 राज्यों का। 4 राज्यों के मैंने एक कोड बता दिया है आपको, ATMM, यानी असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कैसे पूछा गया है कि किन 2 अनुसूचियों में जनजाति प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किन 2 अनुसूचियों में जनजाति प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन मिलता है, तो वो हो जाएगा 5वीं और 6वीं। 5वीं और 6वीं अनुसूची में जनजाति प्रदेशों के प्रशासन का वर्णन मिलता है। फिर है 7वीं अनुसूची। 7 से 7 होता है और 7 से सूची, यानी 7वीं अनुसूची। और भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय है ना, उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। राज्य सूची में विषय जो कानून बनाने का अधिकार है वो है राज्य के पास। और समवर्ती सूची की बात करें तो जो समवर्ती सूची में जो भी विषय रखे गए हैं, इनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। लेकिन अगर टकराव की स्थिति बनेगी, कोई कानून बनाया गया और उसमें केंद्र और राज्य के बीच अगर टकराव है, टकराव की स्थिति बनेगी, तो केंद्र के कानून को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से विषय हैं, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। यानी अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं, 100 विषय हैं। और अगर पूछा जाए कि पहले कितने विषय थे, तो 97 यानी 97 विषय थे, अब 3 बढ़ा दिए गए हैं, 100 विषय हो गए हैं संघ सूची में। इस तरह से आपको याद रखना है। फिर है राज्य सूची। इसमें पहले 66 विषय थे और इसके 5 विषयों को कम किया गया है। वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, 61 विषय हैं। तो राज्य सूची में अगर वर्तमान में पूछे कितने विषय हैं, तो 61 हैं। और फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 थे और वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, तो 52 हो गए हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें। तो इन तीनों अनुसूचियों का वर्णन किस में है, किस अनुसूची में है, तो वो है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में इन तीनों विषयों का वर्णन दिया गया है, तीनों सूचियों का। इसके बाद फिर है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा।
प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ये दोनों क्वेश्चन हैं, पूछा गया है कि मूल संविधान में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्तमान की बात करें तो 22 भाषाएं इसमें हो चुकी हैं। अब इनको कैसे याद करें? अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मूल रूप से जो 14 भाषाएं थी इनसे नहीं, बल्कि जो संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई हैं इनसे पूछे जाते हैं। पहला है 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको 71वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है। और इसकी एक ट्रिक है, इसमें आपको क्या याद रखना है? नमक। ठीक है, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो नमक आप याद रखें कि 71वें संविधान संशोधन से कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद फिर बात करें अगर, तो बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से। तो इनको कैसे याद रखेंगे आप? तो एक वर्ड है MBBS, लेकिन आपको MBBS नहीं बल्कि MBDS याद रखना है। ठीक है, MBDS। M से हो जाएगा मैथिली, B से हो जाएगा बोडो और D से हो जाएगा डोगरी और S से हो जाएगा संथाली। तो ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई भाषाएं हैं। और 22 भाषाएं कौन सी हैं? जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं उनमें है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। याद रखें, इसमें इंग्लिश को, अंग्रेजी भाषा को जगह नहीं दी गई है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। तो ये तो हो गए 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में थी। इन 8 अनुसूचियों का एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद फिर जो 4 संविधान संशोधन से जोड़ी गई उनको देखते हैं। प्रथम अनुसूची में क्या हमने पढ़ा है? प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्टिंग है। दूसरी अनुसूची में हमने देखा, दूसरी अनुसूची में वेतन है, वेतन का उल्लेख है। और तीसरी में शपथ, पहले हमने वेतन लिया उसके बाद फिर शपथ ली। हमने बोला पहले हमें वेतन चाहिए फिर हम शपथ लेंगे। ठीक है, और फिर चौथी में क्या था? चौथी में हमने देखा था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। पांचवी में क्या है? पांचवी में अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के प्रशासन का वर्णन है कि इनके लिए एक विशेष प्रशासन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जब सिर्फ जनजाति की बात करेगा तो वहाँ पर हो जाएगा छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में केवल जनजाति का उल्लेख है और विशेष रूप से 4 राज्य में। 4 राज्यों को याद करने के लिए मैंने क्या एक कोड बताया आपको? ATMM। ए से हो जाएगा असम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, M से मिजोरम और M से मेघालय। इसके बाद फिर हमने देखा 7वीं अनुसूची, जिसमें 7वीं अनुसूची में क्या है? तो भारतीय संविधान में जो 3 अनुसूचियां दी गई हैं ना, इनका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये सूचियों का वर्णन किस में है? 7वीं अनुसूची में। 8वीं में क्या है? भाषाएं हैं, जिसमें हमने देखा कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। पहली बात तो आपको यही याद रखनी है कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी हैं? 22 हैं। तो जो बाद में जोड़ी गई हैं 8, वो किससे? संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं 9वीं अनुसूची। अब जो आगे की 4 है ना, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनको हम एक साथ याद करेंगे। एक चार्ट बना के एक साथ इनको हम याद करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे कौन सी अनुसूची है, दूसरे में लिखेंगे कौन सा संशोधन है, तीसरे में वर्ष लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि क्या प्रावधान किया गया है, क्या प्रावधान जोड़ा गया है इससे, और अगर उस अनुसूची की कोई विशेषता है तो उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। तो ये चीज़ तो आपको याद हो जाएगी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और पहले ही संविधान संशोधन से इसको जोड़ दिया गया। संविधान का निर्माण हुआ 1950 में और पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई। इतनी चीज़ आपको याद हो गई होगी। और 9वीं अनुसूची में किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था का प्रावधान है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची की खास बात क्या है? तो संविधान निर्माण के बाद कुछ समस्याएं आ रही थी भूमि से संबंधित, जैसे कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने की व्यवस्था की जा रही थी, लेकिन समस्याएं आ रही थी। तो इसलिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें रखे गए विषय पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसमें रखे गए विषयों को भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है,
तो ये चीज़ आप याद रखें कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय प्रारंभ में डाल दिए जाते थे उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। प्रारंभ में इसमें 13 विषय थे, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें 284 से अधिक विषय हैं और इसकी न्यायिक समीक्षा वर्तमान में हो सकती है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है या नहीं, तो हो सकती है, याद रखें। और ये निर्णय कब आया था? तो 24 अप्रैल 1973 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है। और किस मामले में आया था? तो बामन राव मामले में आया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई भी विषय 9वीं अनुसूची में डाली गई है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यदि वह मूल ढांचे को प्रभावित कर रही है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और यह निर्णय किस में आया था? तो बामन राव केस के मामले में यह निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखें कि जो 9वीं अनुसूची है इसे क्या याद रखना है कि यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ी गई। तो 9वीं से प्रतीत होता है जैसे नया, और नया संविधान संशोधन कौन सा होगा? तो पहला होगा। तो पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या है? तो भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था है। इसमें विशेषता यह है कि इसमें प्रारंभ में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन वर्तमान में दी जा सकती है। फिर है 10वीं अनुसूची, इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। इसमें क्या है? इसमें दल बदल का प्रावधान किया गया है। दल बदल 1/3 का प्रावधान किया गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल का प्रावधान किया गया कि यदि 1/3 व्यक्ति दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, किसी एक पार्टी के 1/3 व्यक्ति दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें तो दल बदल लागू नहीं होगा। ये चीज़ याद रखें। तो दल बदल का प्रावधान है 10वीं अनुसूची में, ये चीज़ याद रखें। फिर है 11वीं और 12वीं। 11वीं और 12वीं को हम एक साथ रिलेट करके याद करते हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से जोड़ा गया। कहीं कहीं इसका उल्लेख 1992 मिलता है, कहीं 1993 मिलता है। इसी वजह से मैंने दोनों डेट लिख दी है, 1992-93। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ जिससे कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में, जिसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया। और ये संविधान संशोधन या पंचायती राज व्यवस्था जो लागू होती है 1993 में होती है। तो कहीं कहीं इसी वजह से इसका उल्लेख 1992 या 1993 मिलता है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची में क्या है? इसमें है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन का उल्लेख है 12वीं में, जिसे 74वें संविधान संशोधन 1992-93 के माध्यम से जोड़ा गया। और इसमें विशेषता क्या है? इसमें ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं। ग्राम पंचायत का उल्लेख किसमें है? 11वीं अनुसूची में। और इसे कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र। और 12वीं अनुसूची में है नगर प्रशासन या नगर निकाय का उल्लेख, या नगर पालिका बोल सकते हैं, इसका उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। और नगर पालिका को कितने कार्य क्षेत्र या विषय सौंपे गए हैं? तो 18 कार्य क्षेत्र। तो 18 कार्य क्षेत्र नगर निकाय को सौंपे गए हैं और ग्राम पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं। तो ये हो गई 4 अनुसूचियाँ जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं कब जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। 10वीं जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से जोड़ी गई थी 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। और 12वीं भी 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। तो ये हो गई संविधान में उल्लेखित 12 अनुसूचियाँ। और इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।